गाइडलाइंस के प्रेजेंटेशन को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे दिशा मैम, और दिशा मैम को ओवर करता हूं। अब दिशा मैम, ओवर टू यू। आप इस मीटिंग को आगे कोऑर्डिनेट करें और प्रज्ञाता गाइडलाइंस के बारे में हम सभी को विस्तार से बताएं। दिशा मैम। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं दिशा उपाध्याय, राजकीय कृष्ट उच्च विद्यालय नगर उटारी में टीजीटी इकोनॉमिक्स के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो कि MHRD द्वारा दिया गया है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगी कि इस गाइडलाइन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं। और ये गाइडलाइन बेसिकली फोकस करता है डिजिटल एजुकेशन के बारे में, कि हमारे स्कूल मार्च से लेकर के अभी तक बंद हैं और बच्चे इन सभी का प्रभाव हमारे बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो ऑप्शन है पढ़ाने का डिजिटल मोड। हम डिजिटली कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें कैसे उनका जो स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई जो रुक गई है उसमें हम कैसे एक थोड़ा बहुत रफ्तार ला सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही ये प्रज्ञाता गाइडलाइन है कि बच्चे चूंकि आज तक वो हमेशा ही क्लासरूम एनवायरनमेंट में रहे हैं और बच्चे हमेशा क्लासरूम एनवायरनमेंट को ही समझते हैं। तो ऐसे में हम अगर उनको डिजिटली पढ़ाएंगे तो क्या क्या उसके प्रोसीजर हो सकते हैं और किस तरह से हम उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े। हमेशा वो मोबाइल फोन को लिए रहेंगे, लैपटॉप को, टैबलेट्स को लिए रहेंगे और उनके माइंड पर भी, उनके हेल्थ पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि ये प्रज्ञाता गाइडलाइन क्या कहती है और हम उसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ये है प्रज्ञाता गाइडलाइन जो कि डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताता है। और ये प्रज्ञाता गाइडलाइन पूरा 46 पेज का PDF है, जिसको समराइज रूप में यहाँ पर आप PPT के थ्रू देख पाएंगे। ये जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में पूरे टोटल 6 सेक्शन हैं और उस 6 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग डिजिटल या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताता है। सेकेंड जो सेक्शन है वो प्रज्ञाता स्टेप फॉर डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताता है और प्रज्ञाता का जो फुल फॉर्म है उसको बताता है। थर्ड सेक्शन गाइडलाइंस फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सपोर्टिंग ऑनलाइन लर्निंग, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। और सेक्शन 4 बताता है गाइडलाइंस फॉर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस ड्यूरिंग डिजिटल एजुकेशन। हमारा 5th सेक्शन जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके लिए गाइडलाइन देता है कि उनको किस तरह की असेसमेंट की नीड है, डिजिटल रिसोर्सेज शेड्यूलिंग किस तरह से होनी चाहिए और असेसमेंट किस तरह से होनी चाहिए। और सेक्शन 6 बताता है नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन एंड टीचर प्रिपरेशन, जिसमें PM E-विद्या प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोग्राम इंक्लूड है लाइक दीक्षा, प्रभा, स्वयं, रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो, स्पेशल कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 1 है उसमें बताया गया है कि उसमें 2 चीजें बेसिकली बताई गई हैं कि हम डिजिटल एजुकेशन क्या है और मोड्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन क्या है। तो आप सबको ये बेसिक चीजें, और ये जो गाइडलाइन है ये NCERT द्वारा प्रिपेयर्ड की गई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
और इशूड की गई हैं MHRD द्वारा 14 जुलाई 2020। और ये एक ऐसी गाइडलाइन है जो कि एडवाइजरी है। इसका जो नेचर है वो एडवाइजरी है कि कोई भी स्टेट पर ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इस गाइडलाइन को फॉलो ही करे। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना सकते हैं और उस रूल्स को अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये एडवाइजरी है, हम इसे मानने के लिए कोई भी स्टेट मानने के लिए बाध्य नहीं है। और दीज गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस हैं उसमें हम 8 स्टेप डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन का या डिजिटल लर्निंग का इंक्लूड करते हैं, जो कि प्रज्ञाता का फुल फॉर्म है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताया है कि डिजिटल एजुकेशन क्या है। तो बेसिकली डिजिटल एजुकेशन क्या है, हम डिजिटल मीडियम का यूज करके जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो हम उसको डिजिटल एजुकेशन कहते हैं। और इसमें ये चीजें फर्स्ट सेक्शन में कही गई हैं कि हम डिजिटल एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिजिटली जो बच्चे हैं उनके पास क्या एक्सेस है, उनके पास डिजिटल एक्सेस है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि नो डिजिटल डिवाइस, ऐसे बच्चे जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास रेडियो सेट और बेसिक मोबाइल फोन है विद FM। और थर्ड में है कि डिजिटल सेट विद DTH और केबल कनेक्शन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसी फैमिली है जहां पर टेलीविजन है, उनके पास DTH कनेक्शन है या फिर केबल कनेक्शन है। कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसी फैमिली है जिनके पास स्मार्टफोन तो है बट उनका जो कनेक्शन है वो 2G है और या फिर 3G है या फिर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और बहुत सारी फैमिली हैं जिनके पास स्मार्टफोन है विद 4G नेटवर्क। और मैक्सिमम और बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन हैं और उसके साथ ही साथ उनके पास 4G कनेक्शन भी है, साथ ही साथ उनके पास रेडियो या फिर उनके पास DTH या केबल कनेक्शन है। तो इस तरह से ये हाउस होल्ड जो हैं उनको हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं कि हम डिजिटली ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको सफल बनाएंगे, डिजिटली हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम इस चीज की भी बात करेंगे कि हमारा मोड क्या होना चाहिए, हमारा साधन क्या होना चाहिए, हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो गाइडलाइन है इसमें मोड्स ऑफ ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है। इसमें 3 मोड बताए गए हैं। पहला हमारा है ऑनलाइन मोड, दूसरा हमारा है पार्शियली ऑनलाइन मोड और तीसरा हमारा है ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन है विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, उनके पास 4G या 4G कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है। पार्शियली ऑनलाइन मोड, ऐसे बच्चों को हम जो ऑनलाइन मोड में आते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है और 4G कनेक्टिविटी है, उनको हम जूम कॉल के थ्रू, उनको हम हैंगआउट के थ्रू, उन्हें हम गूगल मीट के थ्रू पढ़ा सकते हैं। इन्हें हम एक अलग कैटेगरी दे देंगे। फिर दूसरा जो हमारा मोड है पार्शियली ऑनलाइन मोड, ऐसे इसमें हम उन बच्चों को इंक्लूड करेंगे जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन उनके पास रेगुलर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों को CD के थ्रू, DVD के थ्रू या फिर PDF के थ्रू उन्हें हम नोट प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों को हमने वीडियोस भेज दिए, उसके साथ ही साथ हम उसके PDF भी भेज दें, उससे रिलेटेड उसके रिगार्डिंग हम बच्चों को भेज दें CD या DVD या फिर उससे रिगार्डिंग PDF भेज देंगे। तो ये एक पार्शियली ऑनलाइन मोड हमारा हो जाएगा कि बच्चे के पास जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो वो उन वीडियोस को देखेगा, अगर उनके पास नहीं है तो वो CD, DVD या फिर PDF के थ्रू अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। हमारा जो थर्ड है, जो कि सबसे चैलेंजिंग है इस डिस्ट्रिक्ट में, ऑफलाइन मोड, कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि
ना तो ऑनलाइन मोड में आते हैं और ना ही तो पार्शियली ऑनलाइन मोड में आते हैं, बल्कि ऑफलाइन मोड में आते हैं, जो कि हमारे रिमोट एरियाज में हैं, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही 4G कनेक्टिविटी है। तो ऐसे में हम उनको टीवी या फिर उन्हें रेडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं। रेडियो के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू पढ़ाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऑफलाइन मोड में। तो ये हो गया सेक्शन फर्स्ट में कि डिजिटल एजुकेशन क्या है और उसके मोड्स क्या हैं। 3 मोड्स, ऑनलाइन मोड, पार्शियली ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। थर्ड हमारा जो सेकेंड सेक्शन आता है वो कहता है कि स्टेप्स फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसमें ये हमारा जो स्टेप है उसको हम बेसिकली, ये प्रज्ञाता का फुल फॉर्म है, जैसा कि आप आगे देख पाएंगे। आप यहाँ पे ही देख सकते हैं कि P फॉर प्लान, R फॉर रिव्यू, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड, Y फॉर यार्क और टॉक, A फॉर असाइन, T फॉर ट्रैक एंड शेयर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। प्लान, पहले हम प्लान करेंगे, रिव्यू, देन अरेंज, फिर गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। तो हमने यहाँ तक देखा कि स्टेप्स कितने हैं। 8 स्टेप्स प्रज्ञाता के हैं, जो कि प्रज्ञाता का फुल फॉर्म है। सर आवाज जा रही है क्या? हेलो? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। हेलो? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो प्लानिंग का क्या है कि जब हम ऑफलाइन ये मोड में होते हैं या फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट में होते हैं, तब हम क्लासरूम में जाने से पहले हमारी एक प्लानिंग होती है, एक लेसन प्लान बनाते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंडक्ट होगा। वैसे ही हम यहाँ पर भी, चूंकि ये डिजिटल मोड है, फिर भी हम यहाँ पर एक प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग हमारा किसके रिगार्डिंग होगा, हम किन किन चीजों को उस प्लानिंग में इंक्लूड करेंगे कि हमारी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए कि हमारे जो डिजिटली हम जिस ऐप का यूज कर रहे हैं, जूम ऐप का यूज कर रहे हैं या फिर हैंग आउट का यूज कर रहे हैं या फिर हम गूगल मीट का यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे कितने हैं, वहां पर हम कितने ये ड्यूरेशन का क्लास लेंगे, बच्चों किस एज के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं डिजिटल मोड में, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उस क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जिसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक उनके इंटरेस्ट को, लर्निंग स्टाइल, उनको मोटिवेट करना, और हम किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं ये भी हमें ध्यान देना है। हमारा असेसमेंट का जो प्रोसेस होगा वो किस तरह का होगा, हमारा जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, हमारा असाइनमेंट देने का प्रोसेस किस तरह का होगा, क्योंकि वो टोटली जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है उससे यहाँ पर डिफरेंस आएगा ही। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी। ऑनलाइन एजुकेशन में के ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें इस तरह से प्लानिंग करनी होगी कि हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, लर्निंग इन्वायरमेंट किस तरह का है, उनके पास डिजिटल इन्वायरमेंट किस तरह का है। ये सारी चीजों को हमें पहले देखना होगा, उसका प्लान करना होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में टीचर जो है वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा। आर फॉर रिव्यू। रिव्यू क्या करेगा, वो एक ब्रीफ सर्वे करेगा। पहले तो वो देखेगा, बच्चों को कॉल करेगा, कॉल करने के बाद वो एक बच्चों को कैटेगराइज करेगा कि किन बच्चों के पास स्मार्टफोन है और किन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन तो है, उनके पर्सनल नहीं है, मतलब कि उनके पेरेंट्स के हैं, और पेरेंट्स जो हैं वर्क पर चले जाते हैं तो बच्चे उस मोबाइल फोन का यूज नहीं कर पाते। ऐसे कौन से बच्चे हैं जहां पर पार्शियली मोड है, मतलब उनके पास स्मार्टफोन तो है बट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो ऑफलाइन मोड में आते हैं, जिनके पास टीवी है या फिर रेडियो है, उसके थ्रू वो सुन सकते हैं या फिर समझ सकते हैं।
तो उस ब्रीफ सर्वे के बाद हम टीचर जो है वो कैटेगराइज करेगा, और कैटेगराइज करने के बाद उसका मतलब कैटेगराइज करेगा तो फिर रिव्यू ले लेगा कि हमारे पास किस किस टाइप के बच्चे हैं। उसके बाद वो क्या करेगा कि उन जो बच्चे हैं उनको या फिर जो उसके पास इंफॉर्मेशन रिव्यू करने के बाद उसके पास जो इंफॉर्मेशन आई कि मान लीजिए 10 बच्चे के पास स्मार्टफोन है, 5 बच्चे के पास स्मार्टफोन अपना नहीं है, उनके पास उनके पेरेंट्स का है, और 4-5 बच्चे के पास बिल्कुल भी मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो हम ऐसे बच्चों को जो कि जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, लेकिन उनका वो मोबाइल फोन स्मार्टफोन अपना नहीं है, उनके पेरेंट्स का है, तो उनके पेरेंट्स 8 बजे या फिर 10 बजे अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपने वर्क पे चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को टीचर अर्ली मॉर्निंग कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद उसको उसी हिसाब से पढ़ाएगा, या फिर जो पार्शियल मोड में आते हैं उनको भी उसी हिसाब से पढ़ाएगा, कि देखेगा कि उस बच्चे की नीड किस तरह की है और उसके पास डिजिटल एक्सेस कितना है। फिर क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो गाइड करना है कि हम किस टीचर जो है वो क्या करेगा कि एक थीम डिसाइड करेगा और उस थीम को बच्चे को देगा। अब मान लीजिए वो थीम है इन्वायरमेंट पे, या फिर किसी भी थीम को उसने सेलेक्ट किया और उसको बच्चे को उसने दे दिया, टीचर ने दे दिया। उसके रिगार्डिंग टीचर ना केवल बच्चे को गाइड करेगा बल्कि पेरेंट को भी वो गाइड करेगा। थीम है, जो टॉपिक है हमारा क्लास का, उसके रिगार्डिंग आप ना केवल बच्चे की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पढ़ाई करे, बल्कि ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे हैं उनको हेल्प करे। उनको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है मोबाइल फोन या टैबलेट या फिर लैपटॉप में, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी हेल्प करें। अगर पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो वो टीचर से कांटेक्ट करें, वो उनको गाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो टॉक करना। गाइड करना तो हो गया, हमने प्लानिंग कर ली, हमने रिव्यू कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया, गाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टॉक करेंगे। टॉक मतलब क्या कि यहाँ पर हम एक क्लियरिंग सेशन करेंगे। हमने गाइडेंस दे दी, हमने एक टॉपिक डिसाइड कर दिया और बच्चे को गाइड कर दिया कि ठीक है आप इस पे वर्क करो। पेरेंट्स से भी कह दिया आप बच्चे की हेल्प करिए। लेकिन अगर हम सिर्फ गाइड करके छोड़ देंगे बच्चे को और हमें कोई मतलब नहीं, बच्चे से हमने बीच में कोई कांटेक्ट नहीं किया कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसने उस वर्क को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो ये चीजें जरूरी होती हैं। क्योंकि अगर वो ये चीजें अगर बच्चे से हम बात नहीं करेंगे और उससे समझेंगे नहीं, उनकी बातों को नहीं समझेंगे कि उनको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उस वर्ग को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, बच्चों से बात करने के बाद, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो असाइन करना। मतलब हम कोई बच्चे को असाइनमेंट देंगे किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग। जैसे हम दे सकते हैं कि उनके कॉलोनी में, उनके आसपास के लोकेलिटी में अगर कोई कोरोना वॉरियर्स है तो उस पर आप एक ऐसे लिखो, आप आसपास पता लगाओ। इस तरह के असाइनमेंट्स हो सकते हैं। डायबिटीज, स्टेटस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, आप इसके बारे में कोई असाइनमेंट लिखिए। कोई एक क्रिएटिव वर्क जो कि बच्चा करे और उसमें इंगेज रहे। इस तरह के हमें बच्चे को असाइनमेंट्स देने हैं। और असाइनमेंट्स देने के बाद हमें असाइनमेंट ही नहीं दे देना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा ट्रैक करना। कि ट्रैक मतलब क्या कि टीचर ने जो असाइनमेंट्स दिए उसको वो टीचर ट्रैक करता रहे कि वो बच्चा जो है वो उस तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर टीचर ने चार्ट दिया है, कोई पोस्टर दिया हुआ है बनाने को, तो अगर उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, उसको कर रहा है कि नहीं, इस चीज को भी जो टीचर है उसको ट्रैक करना चाहिए। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है अप्रिशिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये टीचर का सबसे बड़ा रोल है कि बच्चे को हर एक स्टेप के बाद एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। अगर बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा
आगे करने के लिए उत्सुक नहीं रहेगा, उसमें क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। हम अगर 4 बच्चों के सामने किसी एक बच्चे को, 2 बच्चे को जो बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे तो और सब बच्चे भी इंकरेज होंगे। साथ ही साथ जिस बच्चे को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा करेगा और जो भी काम या फिर जो भी वर्क टीचर द्वारा उसको दिए जा रहे हैं उसको भी वो कर पाएगा। तो ये 8 स्टेप है जो कि डिजिटल एजुकेशन का प्रज्ञाता का गाइडलाइन में दिया गया है। वो 3rd सेक्शन है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया गया है। सर मेरी आवाज जा रही है क्या? हेलो, हाँ मैम आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है सर। जो 3rd सेक्शन है हमारा है सेक्शन 3rd ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें ये बताया गया है कि हमारी जो ऑनलाइन चूंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और बच्चे लैपटॉप का यूज करेंगे, टैबलेट का यूज करेंगे, मोबाइल फोन का यूज करेंगे, तो उसमें वो बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं हो सकते, उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में हमारा ड्यूरेशन ऑनलाइन क्लास का कैसा होना चाहिए, प्री प्राइमरी का कैसा होना चाहिए, क्लास 1 to 8 कैसा होना चाहिए और 9 to 12 कैसा होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी प्रज्ञाता गाइडलाइन में बताया गया है कि प्री प्राइमरी में नॉट मोर देन 30 मिनट्स हमारे जो क्लासेस हैं वो नहीं होने चाहिए। क्लास 1 to 8 में 2 सेशंस होंगे 30 to 45 मिनट्स के, जो कि टोटल 90 मिनट्स के होंगे। और क्लास 9 to 12 में 4 सेशंस होंगे और वो 30 to 45 मिनट्स के होंगे, जो कि मैक्सिमम 3 आवर्स के हो सकते हैं। और हमें 10 से 15 मिनट के ब्रेक भी देने चाहिए इस सेशन में, कि हमने एक सेशन किया उसके बाद हम 10 से 15 मिनट का हमने बच्चे को ब्रेक दिया, उसके बाद हमारा सेकंड सेशन है। इस तरह से जैसे कि हम क्लासरूम में करते हैं कि एक क्लास के बाद थोड़ा ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरे क्लास के बाद हो जाता है, या फिर 4 क्लासेस के बाद एक इंटरवल हो जाता है, ताकि बच्चे जो है वो रिलैक्स हो सके और जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको वो उनको समझने में थोड़ा आसानी हो सके। फिर हमारा जो 4th सेक्शन है वो कहता है गाइडलाइन देता है फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलनेस के बारे में, कि डिजिटल एजुकेशन में हम किस तरह से बच्चों को फिजिकली फिट रख सकते हैं, मेंटली फिट रख सकते हैं। तो गाइडलाइन में योगा और एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। एग्रोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि एग्रोनॉमिक एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे है कि बच्चे जो हैं वो लैपटॉप आप यहाँ पर देख सकते हैं डू और डोंट। फिर यहाँ पर है आप डू डोंट, कि हमें क्या बच्चों को किस तरह से किस पोजीशन में, किस एंगल में लैपटॉप को रखना है, खुद को कैसे वो बैठना है, क्या हमारा पोस्चर होना चाहिए, ये सारी चीजें ये भी गाइडलाइंस में बताई गई हैं कि बच्चे अगर कंटिन्यूअसली लैपटॉप पर देख रहे हैं, टैबलेट पर देख रहे हैं, मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, तो उनका जो पोस्चर होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए और किस तरह का नहीं पढ़ना चाहिए। लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए कि जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां पर वेंटिलेशन अच्छा हो, लाइटिंग की लाइट्स जो है उसकी फैसिलिटीज अच्छी हो, प्रॉपर लाइट हो, ऐसा ना हो कि अंधेरे कमरे में वो बैठे हैं और उनकी आंखों पर बहुत ज्यादा ये फोकस हो रहा है और उनको देखने में या समझने में दिक्कत हो रही है। तो ये 4th सेक्शन में इसके रिगार्डिंग बताया गया है। 5th सेक्शन जो है वो गाइडलाइन देता है स्टेट्स को, राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, कि वो किस तरह के असेसमेंट्स और प्लानिंग कर सकते हैं, उनके राज्य में, उनके यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से डिजिटल रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से वो यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी शेड्यूलिंग कर सकता है, शेड्यूल बना सकता है, वो किस तरह से असेसमेंट कर सकता है, इसके बारे में 5th सेक्शन में बताया गया है। हमारा 6th सेक्शन जो आता है, जो कि लास्ट सेक्शन है, इसमें बताया गया है कि जो भी पीएमई विद्या प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आते हैं बहुत सारे प्रोग्राम है, लाइक दीक्षा, स्वयं प्रभा, ऑनलाइन कोचिंग, स्वयं रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो, ये सारे जो साइट्स हैं, ये जो सारे एप्स हैं, स्वयं प्रभा जो एक टीवी चैनल है, इसके माध्यम से भी बच्चे किस तरह से पढ़ सकते हैं। स्वयं प्रभा वन क्लास ये स्वयं प्रभा के बारे में बताया गया है। फिर स्वयं के बारे में बताया गया है कि स्वयं प्रभा एक 32
DTH चैनल का इसमें इंक्लूड है और ये एक हाई क्वालिटी का टेलीकास्टिंग करता है। रेडियो एंड रेडियो कम्युनिटी का क्या रोल है, स्वयं का क्या रोल है, ऑनलाइन कोचिंग का क्या रोल है, ये सारी चीजें 6 सेक्शन में बताई गई हैं। दीक्षा ऐप के बारे में आपको सूर्यकांत पांडे सर ने बताया ही कि दीक्षा को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसका लाभ किस तरह से ले सकते हैं। उसमें किसी एक राज्य के नहीं बल्कि सभी राज्यों के मटेरियल है, सभी शिक्षक वहां पे जुड़े हुए हैं। वहां पे हर सब्जेक्ट के डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, PDF अवेलेबल हैं। हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस गाइडलाइन में बताई गई हैं और ये 6 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। आई होप कि आपको ये गाइडलाइन, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।